नमस्कार और स्वागत है आपका भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम लोग हैं लेक्चर 28 पर और चर्चा रहेगी एपॉक्सी कोटेड बार पर। यह पाठ्यक्रम के मॉड्यूल हैं और हम चर्चा कर रहे हैं गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट की। इस स्लाइड पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर दोहरा दें कि इस पाठ्यक्रम अर्थात निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, हमारी चर्चा दो भागों में की जा रही है। कारखानों की गुणवत्ता प्रणाली से हम क्या सीख ले सकते हैं और साइट पर किस प्रकार की गुणवत्ता प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और जहां तक साइट पर उपयोग की जाने वाली गुणवत्ता प्रणाली का प्रश्न है, वहां भी हमने दो भागों में अपनी चर्चा को विभाजित किया है। एक है प्रक्रियाओं से संबंधित, जिस पर कि पिछले लेक्चर में हमने वेल्डिंग पर चर्चा की थी, और दूसरी है निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाले किसी कारखाने में बने उत्पाद के बारे में। आज हमारी चर्चा उत्पाद से संबंधित है। पहले तो हम ये समझ लें, जब कारखाने में अर्थात फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद बनता है और वो हमारी साइट पर लाया जाता है, जहाँ पर कि हम उसका निर्माण कार्य में प्रयोग करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि फैक्ट्री से हमको एक सर्टिफिकेट या पत्र मिलता है कि यह जो उत्पाद आपके यहाँ जा रहा है या इन मानकों में खरा उतरा है। एक तरीका तो ये है कि हम उस सर्टिफिकेट को सीधे सीधे मान लें और साइट पर कोई भी परीक्षण ना करें। दूसरी बात यह हो सकती है कि नहीं, हमने आपका सर्टिफिकेट माना, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हम यहाँ पर भी कुछ परीक्षण करेंगे। तो यह चर्चा इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए की गई है। वो बात दूसरी कि जिन मानकों पर फैक्ट्री में कोई उत्पाद खरा उतरा है, लगभग उन्हीं मानकों का परीक्षण साइट पर भी किया जाता है। ये नहीं हो सकता है कि फैक्ट्री पर कुछ मानकों का परीक्षण हो और कुछ बिल्कुल अलग मानक साइट पर टेस्ट किए जाने लगें। दोनों ही लोगों को, चाहे वो साइट के इंजीनियर हों या फैक्ट्री के इंजीनियर हों, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस उत्पाद से क्या अपेक्षित है, उसकी क्या एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रकार से उनको टेस्ट किया जाएगा और उनके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी उत्पाद का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह दिए गए मानकों पर खरा उतरा है। मानकीकरण करते समय नए मानक विकसित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, और जैसा कि हमने कहा कि आज हमारी चर्चा पहले एपॉक्सी कोटेड रीइंफोर्सिंग बार्स के परीक्षण और गुणवत्ता पर होगी। एपॉक्सी कोटेड बार्स की चर्चा करने से पहले उनके उपयोग का बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेना चाहिए। बहुत से कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं हमारी सरिया में जंग लग जाती है। जो रीइंफोर्सिंग बार्स हम यूज़ करते हैं वो जंग खा जाते हैं और क्रैकिंग की समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या समुद्र के किनारे बने स्ट्रक्चर्स में अधिक देखी जाती है। पिछले तमाम वर्षों के अनुभव से हम समझ गए हैं कि कंक्रीट स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार से रख रखाव से मुक्त नहीं है, उन्हें भी रख रखाव की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी में कहें तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर नॉट मेंटेनेंस फ्री, उन्हें भी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। कंक्रीट निर्माण की गुणवत्ता और प्रतिरक्षा क्षमता अर्थात ड्यूरेबिलिटी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जो यूज़र हैं वो ये जान गए हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर समय से पहले खराब होने के या सर्विस में न रह पाने के लक्षण दिखाता है तो बात चिंता की है और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे जैसे निर्माण के क्षेत्र में मैकेनाइजेशन हुआ है, ऑटोमेशन हुआ है, हम डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में, विविध वातावरण में, चुनौतीपूर्ण वातावरण में और अधिक कोरोजन प्रोन क्षेत्रों में कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कंक्रीट में जो सरिया है वह जंग न लगे, इसके लिए यथासंभव प्रयास करें। और इसी दिशा में एक पहल है एपॉक्सी कोटेड रीइंफोर्समेंट अर्थात एपॉक्सी कोटेड रीइंफोर्सिंग बार्स का प्रयोग।
एपॉक्सी कोटेड रीइंफोर्समेंट बार्स क्या होती हैं? यह चित्र है एक एपॉक्सी कोटेड रीइंफोर्समेंट बार का, और एपॉक्सी कोटेड बार्स भी मूल रूप से सामान्य रीइंफोर्सिंग बार होती हैं, केवल एपॉक्सी कोटेड होती हैं। यह चित्र स्केल पर नहीं है, लेकिन यह एक स्टील बार है और इस पर एक बहुत ही पतली एपॉक्सी की कोटिंग कर दी जाती है। यह कोटिंग फैक्ट्री में होती है और इसलिए एपॉक्सी कोटेड बार यह एक फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद है और इसका प्रयोग निर्माण कार्य में साइट पर किया जाएगा। एपॉक्सी कोटेड बार्स का प्रयोग करते समय हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इनके स्टील बार के सामान्य परफॉर्मेंस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अर्थात एपॉक्सी कोटेड बार से जो स्टील बार से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो या डक्टिलिटी हो या कोई अन्य प्रॉपर्टी ही क्यों न हो। संक्षारण प्रतिरोध के दृष्टिकोण से प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए। अर्थात एपॉक्सी कोटेड बार्स क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए यूज़ की जा रही हैं, तो इसलिए जो इनसे एक्सपेक्टेड या अपेक्षित परफॉर्मेंस है कोरोजन रेजिस्टेंस के प्रति, वह अवश्य मीट होना चाहिए। उस एक्सपेक्टेशन पर इन बार्स को खरे उतरना ही चाहिए। जहाँ तक कि एक बड़ी पिक्चर का सवाल है, हम रीइंफोर्समेंट कोरोजन की समस्या को किस प्रकार से डील करते हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए रीइंफोर्समेंट कोरोजन क्या होता है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो रीइंफोर्समेंट कोरोजन इस बार का कोरोजन है। इस बार में जंग लगने की प्रक्रिया है जो कि कंक्रीट के अंदर दबा दी गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को कवर कहा जाता है। ये हमारा वातावरण है। तो कोरोजन जो है वह इस सरिया के सतह पर होने वाले इस रिएक्शन का नाम है, जहाँ पर कि आयरन या लोहा किसी न किसी प्रकार से ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता होती है, जो कि कंक्रीट के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अब हम अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कोई कोटिंग कर दें और यह सरफेस, यह सतह जहाँ पर कि ये रिएक्शन हो रहा था, वह सतह कंक्रीट में उपलब्ध ऑक्सीजन और पानी से अलग हो जाए, तो ये कोरोजन नहीं होगा। एपॉक्सी कोटेड बार्स का मूल सिद्धांत यही है। हम सरिया के ऊपर एक कोटिंग कर दें ताकि सरिया की सतह, द सरफेस ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार, वह कंक्रीट में ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में ना आए। यह बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम एपॉक्सी कोटेड बार्स के परीक्षण को लेकर किस तरीके के टेस्ट होने चाहिए, यह सब आसानी से समझ सकते हैं। आइए वापस चलते हैं उस बड़े चित्र पर जहां पर कि हम रीइंफोर्समेंट कोरोजन की समस्या से किस प्रकार डील करते हैं। एक तरीका है कोट द बार, जैसा कि हमने अभी बताया कि बार पर एक कोटिंग लगा दी जाए। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे रीइंफोर्समेंट को यूज़ करें जो कि जंग खाए ही नहीं, नॉन कोरोसिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करें, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से हम कोरोजन करंट को बहने से रोक दें। इन तीनों अप्रोचेस के उदाहरण क्या हैं? एपॉक्सी कोटेड या गैल्वेनाइज्ड बार कोट द बार के अंतर्गत आते हैं। जहां तक नॉन कोरोसिव रीइंफोर्समेंट का सवाल है, यूज ऑफ CFRM अर्थात कॉन्टिन्यूअस फाइबर रीइंफोर्स मटेरियल, जिनमें कि लोहे का प्रयोग ही नहीं होता है, तो उनके कोरोड करने का सवाल ही नहीं है। ये मटेरियल क्यों नहीं यूज़ किया जाता ज़्यादातर, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक होमवर्क के रूप में। और जहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिवेंशन का सवाल है, कैथोडिक प्रोटेक्शन इत्यादि, इस तरीके के कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम रीइंफोर्समेंट कोरोजन की समस्या से डील करते हैं।
तो आइए हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं एपॉक्सी कोटेड बार्स पर। एपॉक्सी कोटेड बार्स के लिए क्या मानक हैं और क्या परीक्षण विधियां हैं, उनके कुछ सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे। एक टेस्ट होता है हॉलिडे के लिए परीक्षण। हॉलिडे ये एक बहुत ही विशेष शब्द, एक बहुत ही विशेष परिप्रेक्ष्य में एपॉक्सी कोटेड बार्स में यूज़ होता है। सामान्यतः इस शब्द का अर्थ सभी को पता है, छुट्टी कर देना। यहाँ पर हॉलिडे का अर्थ छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है, उनको किसी कारण से हॉलिडे कहा जाता है। कोटिंग की मोटाई के लिए परीक्षण, जो हम कोटिंग करते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि ये हमारी रीइंफोर्सिंग बार है और इसके ऊपर यह एक कोटिंग है, तो इस कोटिंग की मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इसका परीक्षण होना चाहिए। इम्पैक्ट क्षमता के लिए परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि एपॉक्सी कोटेड बार्स जब फैक्ट्री से साइट पर लाई जाती हैं तो यद्यपि तरह तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी कभी इन बार्स के ऊपर कोई भारी वजन आकर गिरेगा। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में प्लेस होने के बाद भी जो अंदर वाइब्रेटर होता है, उससे भी ये सरिया टकरा सकती है। यह देखना होगा कि इस प्रकार के इम्पैक्ट से यह जो कोटिंग है वो डैमेज तो नहीं होती। इस बात को चेक करने के लिए इम्पैक्ट क्षमता का परीक्षण किया जाता है। मोड़ने की क्षमता के लिए परीक्षण। एपॉक्सी कोटेड बार्स सामान्य बार की तरह ही जब हम नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं तो हमें उनको मोड़ना पड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब बार सीधे सीधे ही लगाई जाएं। कभी 90 डिग्री बेंड होता है, कहीं पर 45 डिग्री बेंड होता है इत्यादि। तो जब हम इस बार को इस प्रकार मोड़ते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर जो कोटिंग है वो कोटिंग भी इसी प्रकार से मुड़ेगी। अब इस क्षेत्र में सरिया की बाहरी तरफ कोटिंग में टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और इस तरफ कंप्रेसिव कोर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो ये देखना है कि हमारी कोटिंग यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस के आ जाने से कहीं टूट तो नहीं जाती है या इतनी पतली तो नहीं हो जाती है कि वो इफ़ेक्टिव ना रहे। इस बात को हम चेक करते हैं मोड़ने की क्षमता से। कंक्रीट के साथ बॉन्ड क्षमता के लिए परीक्षण। जब हम सरिया कंक्रीट के अंदर डालते हैं, यह अपेक्षित है कि कंक्रीट और सरिया एक ही साथ डिफॉर्म करेंगे, अर्थात इनमें किसी प्रकार की नॉन कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सरिया और कंक्रीट में बॉन्ड अवश्य हो। अगर बॉन्ड नहीं होता है तो उसके लिए डिज़ाइन में फिर दूसरी तरीके से डिज़ाइनिंग होती है। नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में बॉन्ड होना बहुत ही आवश्यक है। ये तय बात है कि अगर हम यहाँ पर कोई कोटिंग कर देते हैं तो ये चिंता हो सकती है कि क्या इसकी बॉन्ड परफॉर्मेंस बिना कोटिंग के जो हमारी सरिया है, सामान्य सरिया है, उससे कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं होगी। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम सुनिश्चित करें कि कोटिंग कर देने मात्र से बॉन्ड स्ट्रेंथ पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। क्षार प्रतिरोध के लिए परीक्षण करना आवश्यक है। एल्कली रेजिस्टेंस, ये कोटिंग सरिया के साथ कंक्रीट में दबा दी जाएगी। कंक्रीट के अंदर का वातावरण बहुत ही एल्कलाइन होता है, उसका पीएच बहुत ही हाई होता है, हो सकता है 12 हो, 13 हो। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के हाइड्रेशन से रिलीज होता है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि इतने हाई पीएच वातावरण में हमारी जो कोटिंग है वो स्टेबल हो, वो डिटीरेट न कर जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए हम एल्कली रेजिस्टेंस का टेस्ट करते हैं। और अंततः
क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इस एपॉक्सी कोटेड बार से कोरोजन रेजिस्टेंस को भी चेक करें। यह कुछ टेस्ट हैं जिनके के आधार पर हम एपॉक्सी कोटेड बार्स का मूल्यांकन करते हैं। तो आइए एक एक करके कुछ चित्रों के माध्यम से इन टेस्ट्स के बारे में कुछ अधिक जानकारी हासिल करें। यह चित्र है हॉलिडे के परीक्षण का। इसका सिद्धांत क्या है? यहाँ पर एक हैंड हेल्ड मीटर है और यह एक तरीके से इलेक्ट्रोड है। किया क्या जाता है कि इस बार पर एक कोटिंग है और इसमें हॉलिडे या किसी प्रकार के छिद्र होने की अवस्था में हम अगर इलेक्ट्रिक सर्किट रखते हैं जो कि एक तरफ हमारी सरिया से जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर दिखाए गए ब्रश से, अगर यहाँ पर कोई छिद्र होता है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा और अगर छिद्र नहीं है तो इस कोटिंग के नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से यह सर्किट पूरा नहीं माना जाएगा। तो टेस्ट इस बात का है कि इस लंबाई में कितने छिद्र पाए जाते हैं और उनको किस प्रकार से टेस्ट किया जाना चाहिए। यह मानक में लिखा होगा कि आप एक बार लीजिए और उसमें हर 5 सेंटीमीटर पर, हर 10 सेंटीमीटर पर यह परीक्षण कीजिए और यह रिपोर्ट कीजिए कि नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने थे और उन नंबर ऑफ हॉलीडेज की एक क्रिटिकल वैल्यू होगी जो कि परिभाषित करेगी एक्सेप्टेंस को, कि हाँ यह सरिया एक्सेप्टेबल है और यह सरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। यह तो बात हुई हॉलीडेज के डिटेक्शन की। यह टेस्ट दिखाता है थिकनेस अर्थात कोटिंग की मोटाई। यहाँ पर भी हॉलीडेज के प्रकार ही यह पता करने की कोशिश की जाती है कि ये जो कोटिंग है वो इस प्रकार से अंड्यूलेट तो नहीं कर रही है, अर्थात यहाँ पर कुछ मोटाई हो, यहाँ पर कुछ और मोटाई हो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो इत्यादि। तो इसके लिए भी मानकों के आधार पर एक डिस्टेंस लेकर के वहाँ पर यह कोटिंग की मोटाई मेजर करना और उसको रिपोर्ट करना। इसमें दो बातें हैं, एक तो हम एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करें जिससे कि हमें पता चलेगा कि हाँ इस सरिया में औसतन कोटिंग की मोटाई इतनी है। दूसरी चीज़ है कि हम उसमें डेविएशन भी रिपोर्ट करें कि हाँ हमने इतनी लंबाई की सरिया ली, उसमें हमें मिनिमम वैल्यू ये मिली, मैक्सिमम वैल्यू ये मिली, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये था, एवरेज ये था। तो किसी भी परीक्षण में हमेशा कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा जनरेट होता है, वो रिपोर्ट किया जाता है। वह डेटा एक्सेप्टेबल है या नहीं वह स्पेसिफिकेशन का मामला है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह एक टेस्ट मेथड और स्पेसिफिकेशन, यह दो चीज़ें भिन्न होती हैं। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो हम फैक्ट्स अर्थात चाहे वो नंबर ऑफ हॉलीडेज हों, चाहे वो कोटिंग थिकनेस हो, चाहे कोई भी पैरामीटर हो, उसकी वैल्यूज़ रिपोर्ट करें और उन वैल्यूज़ के आधार पर एक जजमेंट किया जाए जो कि एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस का होगा। अगला टेस्ट हम करते हैं इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस तय करने के लिए यह एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें यहाँ पर जो टप है वो सरिया से एक ऊंचाई तक उठाया जाता है और उसको इस पर गिरने दिया जाता है। इसका मास फिक्स्ड होता है, मानकों में दिया हुआ है, और जिस ऊंचाई से गिराया जाता है वह धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जब ये मास कोटेड सरिया पर गिरता है तो स्पष्ट है इस प्रकार से सरिया की कोटिंग में डिफॉर्मेशन होगी। जब ये डिफॉर्मेशन होती है तो हो सकता है कि ये सरिया यहाँ पर एक्सपोज हो जाए, अर्थात यहाँ पे कोटिंग की मोटाई एक एक्सेप्टेबल लेवल से कम हो जाए। यदि ऐसा होता है तो वापस हम हॉलिडे डिटेक्टर मोड में चले जाते हैं और यहाँ पर तय करते हैं कि क्या इस मास को इस हाइट से गिराने से यहाँ पर जो डैमेज हुआ
वो हमें एक्सेप्टेबल है। जिस प्रकार से हमने हॉलीडेज निकाले थे उसी प्रकार से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेकर के देखते हैं कि क्या कंडक्टिविटी तो नहीं इस्टेब्लिश हुई। और कंडक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए इन सब प्रक्रियाओं का, इन सब टेस्टिंग पैरामीटर्स का मानकीकरण बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार हम टेस्ट करते हैं एपॉक्सी कोटेड बार्स का इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। यह टेस्ट है बेंडिंग, एपॉक्सी कोटेड बार्स की मोड़ने पर क्या बिहेवियर होता है उसका परीक्षण। यहाँ पर एक सीधी बार को इस फलक्रम के अराउंड बेंड किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर कोटिंग इस प्रकार से बाहर की तरफ टूट जाती है तो ये बार एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इस सरिया में इस प्रकार का कोई डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है। यह तो हुई टेंशन साइड की बात, जहाँ पर कि इस प्रकार से कोटिंग टूटेगी। कंप्रेशन साइड पर क्रिम्पिंग हो सकती है और उसको भी हमें देखना चाहिए कि एक एक्सेप्टेबल लेवल से अधिक क्रिम्पिंग न दिखाई दे रही हो। अब मोड़ने के टेस्ट में जो मानक होंगे वो ये बताएंगे कि इस फलक्रम का डायमीटर कितना होना चाहिए, किस एंगल तक बेंड करने की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि इस फलक्रम का डायमीटर या रेडियस बदल दीजिए और इसके अराउंड बेंड की जाने वाली सरिया का डायमीटर लीजिए, और अगर 90 डिग्री से हम इस सरिया को बेंड करते हैं तो बाहर कितना स्ट्रेन आता है, इसकी रफ कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। आप रेडियस ले लीजिए यहाँ का 100 mm, यहाँ पर 25 mm की बार ले लीजिए और 90 डिग्री बेंड करके देखिए कि बाहर कितना स्ट्रेन आता है। इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ एजम्पशन करने होंगे और वह जब आप स्वयं करने बैठेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी एजम्पशन लीजिए और स्ट्रेन ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। जब आप स्ट्रेन ज्ञात कर लेंगे तो दूसरा प्रश्न होगा कि इस स्ट्रेन की वैल्यू का क्या महत्व है, और जो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उस डायग्राम में यह वैल्यू कहाँ बैठती है, और इस बात का हमारे पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी में क्या महत्व होता है। यह चर्चा थोड़ी अलग है। हम वापस चलते हैं एपॉक्सी कोटेड बार्स की चर्चा पर और अगला टेस्ट देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ स्पेसिमेन जिसमें कि कंक्रीट में एक एपॉक्सी कोटेड बार एम्बेडेड है। यह स्पेसिमेन बॉन्ड के नहीं है, क्योंकि बॉन्ड के अगर होते तो ये जो बाहर निकला हुआ भाग है वो कहीं लंबा होना चाहिए। तो इस अवस्था में जैसे कि स्टैंडर्ड बॉन्ड टेस्ट किया जाता है उसी प्रकार का बॉन्ड टेस्ट एपॉक्सी कोटेड बार से भी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमको नॉर्मल सरिया में मिली वही हमको एपॉक्सी कोटेड बार्स में भी मिली। अगर ऐसा होता है या एक एक्सेप्टेबल लेवल का डिटीरिएशन होता है, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, एपॉक्सी कोटेड बार्स में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ 10% कम है तो हमारे लिए मान्य है। अगर वो 10% से अधिक कम हो जाती है तब एपॉक्सी कोटेड बार्स मान्य नहीं होंगी। तो इस प्रकार से मानकों के आधार पर ही निर्णय होगा। अगला टेस्ट है एल्कली रेजिस्टेंस का, क्षार प्रतिरोध का, और वो टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी केमिकल एनवायरनमेंट में, चाहे वो हाई पीएच हो, हाई क्लोराइड हो, उसमें हम एपॉक्सी कोटेड सरिया को कुछ समय के लिए रखते हैं। अब वो समय कितना होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये बातें फिर स्टैंडर्ड्स की आ जाती हैं। तो उस स्टैंडर्ड के आधार पर किए गए टेस्ट के बाद हमारी जो सरिया है क्या वो हमें एक्सेप्टेबल है। अगर वो हमें एक्सेप्टेबल है तो हाँ, यह सरिया एल्कली रेजिस्टेंस या केमिकल रेजिस्टेंस जो हमें अपेक्षित है उस मानक पर खरी उतरती है। यह टेस्ट है एपॉक्सी कोटेड बार्स के कोरोजन रेजिस्टेंस का कंक्रीट में एम्बेडेड होते हुए।
करते क्या हैं कि इस कंक्रीट में हम पहले से ही सॉल्ट अर्थात क्लोराइड्स मिला देते हैं। कितने क्लोराइड्स मिलाएंगे? मानक में लिखा हुआ है। और उस कोरोसिव एनवायरनमेंट में यह मान के चल रहे हैं कि क्लोराइड्स के कंक्रीट में होने से एटमॉस्फेयर, जो बार्स के अराउंड एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास जो वातावरण है वो कोरोसिव हो गया है। और जहाँ पर कि नॉर्मल बार्स अर्थात जो हमारी स्टैंडर्ड बार्स हैं वो कोरोड कर जाएंगी, हमारी एपॉक्सी कोटेड बार्स को कोरोड नहीं करना चाहिए। यह प्रदर्शन इस तरीके के टेस्ट से किया जाता है। यहाँ पर भी हर पैरामीटर मानकों में दिया होता है कि किस प्रकार की कंक्रीट का प्रयोग होगा, कितनी क्लोराइड रखी जाएगी, कितने दिन के लिए ये टेस्ट किया जाएगा, उस दौरान किस वातावरण में ये स्पेसिमेन रखे जाएंगे इत्यादि। तो इन सब बातों के आधार पर हम तय करते हैं कि एपॉक्सी कोटेड बार्स की कोरोजन रेजिस्टेंस या संक्षारण प्रतिरोध की क्षमता कितनी है। तो ये थे कुछ टेस्ट जिनकी एक लिस्ट लेक्चर के शुरू में दिखाई गई थी और उनके सिद्धांतों पर हमने चर्चा की। एपॉक्सी कोटेड बार्स पर चर्चा समाप्त करने से पहले ये कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ देना चाहता हूँ। एपॉक्सी कोटेड बार्स के उत्पादन विधि के बारे में जानें, विशेष रूप से एपॉक्सी कोटिंग की विधि। सामान्य सरिया को लेकर उसमें एपॉक्सी कोटिंग किस प्रकार की जाती है। दूसरा प्रश्न है, सामान्य सरिया की तुलना में एपॉक्सी कोटेड सरिया कितनी महंगी होती हैं। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न परीक्षण विधियों के बारे में जानें। हमने केवल सिद्धांतों की बात की है, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसकी चर्चा की है। उसके जो डिटेल्स हैं, चाहे वो कंक्रीट के बारे में हो, चाहे वो वोल्टेज के बारे में हो, इन सब के बारे में मानकों में लिखा हुआ है और उन मानकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। एपॉक्सी कोटिंग की मोटाई मापने के सिद्धांत और उपयोग किए जाने वाले उपकरण के बारे में जानें। और अंत में विश्व में एपॉक्सी कोटेड बार्स का प्रयोग किए जाने वाली परियोजनाओं की एक सूची बनाएं। तो यह चर्चा रही एपॉक्सी कोटेड बार्स की। तो इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है और यहाँ पर हमेशा की तरह कुछ उपयोगी प्रकाशन एवं वेबसाइट्स की लिस्ट दी हुई है जो कि आपको यह मटेरियल समझने में सहायक होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।